आज हम देखने जा रहे हैं स्रोत के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्रोत के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्रोत के आधार पर प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। स्रोत क्या है? जहाँ से हमें प्रोटीन मिलती है। तो एक होती है जंतु प्रोटीन, जो जंतुओं से मिलती है। जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है? दूध मिलता है, मांस, मछली और अंडा मिलता है। वानस्पतिक प्रोटीन जो हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं, जैसे दालें हैं, सेम है, सोयाबीन है, फलियां हैं, गिरीदार फल है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4.3 कैलोरी और 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा में। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो जो प्रोटीन की मात्रा है वही कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, लगभग सेम है। बस 1 ग्राम फैट में, वसा में 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये आप याद रखें। विटामिन ए, बी, सी और डी, ई और के, इनकी प्राप्ति के स्रोत, इनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम। तो जैसे हम विटामिन ए देख लेते हैं, तो विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वो रेटिनॉल है। जो प्राप्ति के स्रोत क्या है? तो विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। ये पालक है, गाजर है, मक्खन है, मछली का तेल है, टमाटर है, पीले नारंगी फल है, इनमें विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रातौंधी हो जाती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी में कई वेराइटी हैं, जैसे B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है और B12 है। इस तरीके से लेते हैं। अब विटामिन बी, विटामिन बी, यह विटामिन पानी में घुलनशील होता है। बी और सी दोनों पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसकी कमी से शरीर में बेरी नामक रोग हो जाता है। इसका शरीर में संचय नहीं होता। विटामिन बी में कई विटामिन सम्मिलित हैं। ये टेबल देख सकते हैं। तो इसमें जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी है। एक गाजर, दूध, अंडा, फल में पाया जाता है। अब विटामिन B1 है, तो B1 का नाम थायमीन है और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसके जो स्रोत हैं मूंगफली है, आलू है और सब्जियां हैं। अब विटामिन B2 है, जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से त्वचा फट जाती है, आंखों के रोग हो जाते हैं। इसके स्रोत है अंडा, दूध, हरी सब्जियां। अंडा, दूध, मांस, मछली सभी के स्रोत हैं। ये गाय के दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि गाय का दूध जो पीला होता है वो राइबोफ्लेविन की उपस्थिति से होता है। अब विटामिन B3 है, तो इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। इसकी कमी से पैरों में जलन होती है और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसका स्रोत है दूध, अंडा, मांस, मछली, टमाटर, मूंगफली। अब विटामिन B5 देखते हैं। विटामिन B5 का नाम है निकोटिनामाइड। इसका नियासिन भी कहते हैं। इसकी कमी से मानसिक विकार हो जाते हैं, जैसे पेलेग्रा। इसके स्रोत भी हैं मांस, मूंगफली, आलू, यानी कि दूध, अंडा। B6 है, तो B6 का नाम पायरिडॉक्सिन है और इसकी कमी से एनीमिया, त्वचा रोग। इसके स्रोत हैं दूध, अंडा, मांस, मछली। अब विटामिन H है, तो विटामिन H का नाम है B7। इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। इसकी कमी से बालों का गिरना, चर्म रोग आदि हो जाते हैं। ये ईस्ट, गेहूँ और अंडा में पाया जाता है। अब है विटामिन B12, तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो एनीमिया और पांडु रोग। स्रोत मांस, मछली, दूध, अंडा, मांस, मछली, ये इसके स्रोत हैं। विटामिन से उनके खोज करते हैं, जैसे विटामिन ए कैसिमर फंक और विटामिन B1 ओतासुजुकी, जिसका नाम है थायमीन। विटामिन B12 DT स्मथ, राइबोफ्लेविन इसका नाम है। विटामिन B3 इसके कॉनरॉड, एल्वेजम, नियासिन इसका नाम है। विटामिन B5 से इसका रॉजर जे विलियम्स पेंटोथेनिक एसिड इसका नाम है। अब विटामिन B6 की खोज करता है पॉल गॉर्गी और इसका नाम है पायरिडॉक्सिन।
विटामिन B7 इसकी खोज करता है डेनबर्ग और इसका नाम है बायोटिन रासायनिक नाम। विटामिन B9 तो इसका लूसीबिल्स, इसका नाम है फॉलिक एसिड। विटामिन B12 इसके जॉर्ज मिनाट और इसकी खोज करता है साइनोकोबालामीन। इसकी जो खोज करता है विटामिन B12 इसके जो खोज करता है जॉर्ज मिंट है और इसका नाम है साइनोकोबालामीन। विटामिन C है तो इसकी खोज करता है अल्बर्ट सार्जेंट और इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन D है तो इसकी खोज करता है विंड्स, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन E इसकी खोज करता है हेनरिक और इसका नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन K इसकी खोज करते हैं एवांस और इसका नाम है फिलोक्विनोन। ये चार्ट है, इस चार्ट में सभी के रासायनिक नाम लिखे हुए हैं जो आप देख सकते हैं। अब हम विटामिन C की बात कर लेते हैं। तो ये जैसे विटामिन C है तो यह दांतों तथा हड्डियों को कैल्शियम प्राप्ति में सहायक तथा संक्रमण से बचाव करता है। तो विटामिन C है, इससे अगर ये शरीर में है तो कैल्शियम का अवशोषण भी करता है और जीवाणुओं के संक्रमण से भी बचाता है और रक्त को शुद्ध भी करता है। यह जो विटामिन से नींबू में, संतरा में, आम में, टमाटर, अमरूद, मौसमी, आंवला, हरी मिर्च में आदि में पाया जाता है। विटामिन D है तो विटामिन D दांतों तथा अस्थियों को मजबूत करता है। यह विटामिन सूर्य की किरणों में पाया जाता है। विटामिन है सूर्य की किरणों में और मक्खन, अंडा, दूध, मांस, मछली, तेल आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है। अब देख लेते हैं हम विटामिन E। तो यह विटामिन E को हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। यह संतानोत्पादन की शक्ति प्रदान करता है। यह विटामिन दूध, मक्खन, सब्जियों आदि मांस में पाया जाता है। इसकी कमी से जो जनन अंग हैं वो प्रभावित होते हैं, छोटे रह जाते हैं, अविकसित रह जाते हैं। तो विटामिन E को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। अब है विटामिन K। तो यह विटामिन शरीर में बहते रक्त को जमाता है तथा रक्तस्राव को रोकता है। यह विटामिन पालक, गोभी, दूध आदि में मिलता है। इसकी कमी से रुधिर का थक्का नहीं जम पाता है। परिरक्षण क्या है? तो परिरक्षण का कहा है मतलब किसी वस्तु या खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखना, वो परिरक्षण कहलाता है। जैसे वायुमंडल में अनेक प्रकार के जीवाणु तथा कवक के बीजाणु उपस्थित रहते हैं। ये अनुकूल तापमान तथा नमी तथा कार्बनिक भोज्य पदार्थ मिलने से ये उस पर उगने लगते हैं, जिससे जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो खराब हो जाता है। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए उसका सुरक्षित करना या परिरक्षण करना बहुत आवश्यक है। तो परिरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखा जाता है। परिरक्षण क्या है? तो परिरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों को बहुत लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अब डिब्बाबंदी जो वस्तुएं हैं उसमें सोडियम बेंजोएट मिला देते हैं जिससे खाद्य पदार्थ सुरक्षित बने रहते हैं। जैसे पैकेटों में नमकीन आती है और पैकेटों में कुछ खाना आता है तो उसमें परिरक्षण सोडियम बेंजोएट या खाद्य परिरक्षक मिला देते हैं। अब संक्रामक रोग क्या हैं? तो संक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाते हैं, वो संक्रामक रोग कहलाते हैं। तो ये छुआछूत के रोग भी कहते हैं इन्हें, क्योंकि ये छूने से भी फैलते हैं, किसी के कपड़े पहनने से भी फैलते हैं और रोगी के टच में रहने से भी ये फैल जाते हैं। तो ये संक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक रोग में जैसे हैजा हो गया, टीबी हो गया और कुकर खांसी हो गया, खसरा हो गया, छोटी माता, बड़ी माता, ये सभी संक्रामक रोग कहलाते हैं। अब हम बोलते हैं चेचक रोग क्या है? तो चेचक रोग जो होता है यह तेजी से फैलने वाला एक रोग होता है। वर्तमान समय में इस रोग पर नियंत्रण पा लिया गया है। इसे हम शीतला या बड़ी माता भी कहते हैं। जो अपने ग्रामीण स्तर पर ये देखा होगा कि जो चेचक रोग है उसे माता बोलते हैं, उसे पूजने जाते हैं 6-7 दिनों में, जबकि ये वायरल डिसीज है यानी वायरस से होता है। इसके वायरस का नाम है वेरियोला वायरस से ये फैलता है। रोग फैलता कैसे है? व्यक्ति के कनेक्ट में या रोगी व्यक्ति के नाक, मुंह, गले के स्राव से बिंदुक संक्रमण द्वारा बाद में रोगी के
रोगी को छूने से भी ये फैल जाता है, रोगी के कपड़े पहनने से, रोगी के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं और जो फोड़ी फुंसी हैं उनकी जो पपड़ियाँ हैं सूख कर वायु में गिर जाती हैं, जिससे वो उसके संपर्क में आ जाता है तो उससे भी वो फैल जाता है। तो ये रोग का प्रसार है। तो रोगी के थूक से, रोगी की जो फुंसी हुई उनकी पपड़ियों से, रोगी के कपड़े पहनने से, रोगी से टच होने में यह रोग फैल जाता है। इसका जो उद्भवन काल है वो 7 से 17 दिन होता है। जैसे आज कीटाणु प्रवेश हुए तो ये 7 से 17 दिन में ये फैल जाएगा। औसतन 12 दिन लगते हैं इसे। छोटी मात्रा जो रोग होता है उसके वो कैसे फैलता है, उसके लक्षण क्या हैं, उससे कैसे बचा जाए। तो यह भी एक संचारी और संक्रामक रोग है जो बचपन से 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ये हो जाता है। एक बार रोग हो जाने पर व्यक्ति में जीवन भर के लिए यह रोग नहीं होता है, क्योंकि उस बच्चे के अंदर रोग निरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ये फैलता कैसे है, तो ये वेरिसेला वायरस से फैलती है छोटी माता, और बड़ी माता कैसे फैल रही थी, वो वेरियोला वायरस से फैल रही थी। रोग फैलता कैसे है, तो ये श्वसन द्वारा जो बिंदुक संक्रमण से रोगी के निकट या संपर्क से रोगी की संक्रमित वस्तुओं से ये फैल जाता है। तो ना रोगी के निकट रहना चाहिए, और जो रोगी के वर्ज्य पदार्थ हैं और जो फुंसियों की पपड़ियां हैं और रोगी के कपड़े हैं, तो इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। गर्म पानी में इन्हें धुलना चाहिए ताकि कीटाणु नष्ट हो जाए। इसका जो उद्भवन काल है 14 से 21 दिन में होता है, मतलब 2 सप्ताह से 3 सप्ताह में होता है। और जो बड़ी माता थी वो 1.5 सप्ताह तक ले जाती है। तो आज जैसे कोई कीटाणु अंदर पहुंचते हैं तो वो 2 सप्ताह से 3 सप्ताह के बीच वो रोग शरीर में दिखने लगता है। संक्रामक काल क्या है, तो पित्त का निकलने के दिन पूर्व से 6 दिन तक उसकी पपड़ी संक्रामक नहीं होती। यदि शरीर में फोड़े फुंसियां होने लगे हैं, छोटी छोटी फुंसियां, दाने निकलने लगे हैं, तो 6 दिन तक इसकी जो पपड़ी है संक्रामक नहीं होती। जैसे ये फुंसियों में एक गाढ़ा द्रव निकलने लगेगा, खुजली देने लगेगी या मवाद बनने लगेगा, तो इसके संपर्क में जो भी स्वस्थ व्यक्ति आता है उसे ये फैल जाता है। तो जब पित्त का निकलते हैं तो उसके 6 दिन तक उसकी पपड़ी संक्रामक नहीं होती है, तो इसका संक्रामक काल है। अब रोग के लक्षण क्या हैं, तो रोग जैसे शुरू होता है तो कमर दर्द होता है और हल्का हल्का बुखार आ जाता है। जो वयस्क व्यक्ति हैं उनमें जो तापमान है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 101 डिग्री से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार उसे हो सकता है। ज्वर आने के 24 घंटों के अंदर ही शरीर के संपर्क में ढके जो भाग हैं उसमें दाने निकल आते हैं। जो कपड़ों के अंदर शरीर है, बॉडी है, उसमें दाने निकल आते हैं और 2-3 दिन में इन दानों में पानी भर जाता है। 6-7 दिनों में दानों पर सूखकर एक पपड़ी बन जाती है। रोग से बचाव क्या है, तो रोग से बचाव सीधा सीधा है कि रोगी से दूर रहना चाहिए। रोगी के कपड़ों को गर्म पानी में धोना चाहिए। रोगी के थूक से और उसके दानों की पपड़ियों को जला देना चाहिए। पित्त का निकलने से समय 1 सप्ताह रोगी को अलग रखना चाहिए। रोगी के थूक रोगी को ठीक होने पर रोगी के सभी सामान को या कमरे को साबुन, सोडा या गर्म पानी से धो देना चाहिए ताकि स्वस्थ आदमी को ये रोग ना लग सके। अब एक खसरा रोग के लक्षण और इसके बचाव और उपाय। बच्चों में फैलने वाला 6 माह से 10 वर्ष की आयु तक के बच्चे इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ये वायरस द्वारा फैलता है। तो रोग का जो प्रसार होता है वो कैसे होता है, यानी रोग फैलता कैसे है, तो सीधे रोगी के संपर्क में आने पर या उसके श्वास द्वारा जो बिंदुक पदार्थ निकलता है वो संक्रामक होता है। अगर यदि स्वस्थ व्यक्ति उसके संपर्क में आ जाएगा तो उसे भी रोग फैल जाएगा। और एक उद्भवन काल कितना होता है, जैसे आज कीटाणु अंदर गया तो 10 से 14 दिन, यानी 1.5 से 2 सप्ताह में ये रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जो संक्रामक काल है, दाने निकलने से 4 दिन पहले से 5 दिन बाद तक संक्रामक काल है ये। तो लक्षण तो सेम ही रहते हैं। इसके लक्षण क्या है कि पहले तीव्र जुकाम होगा, सिर दर्द होगा, खांसी और हल्का बुखार भी आ सकता है। 1-2 दिन बाद ज्वर बढ़ेगा और 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाएगा। नाक तथा आँखों से पानी आने लगता है। ज्वर के चौथे दिन मुँह के भीतरी भाग, चेहरा और कान के पीछे दाने निकल आते हैं।
धीरे धीरे दाने सारे शरीर में फैल जाते हैं। 1-2 दिन तक यह दाने तीव्रता पर रहते हैं, फिर ये दाने सूखने लगते हैं। रोग से कैसे बचाव करेंगे? यदि अगर संदेह वाले व्यक्ति को रोग से ग्रसित संदेह वाले व्यक्ति को तुरंत अलग कर देना चाहिए। लगभग 7 दिनों तक रोगी को सभी से अलग रखना चाहिए। रोगी के श्वसन मार्ग से निकलने वाले सभी पदार्थ जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। रोग ठीक होने पर रोगी के सभी सामान को अच्छी तरह से गर्म पानी में धो लेना चाहिए, विसंक्रमित कर देना चाहिए। अब हैजा रोग किस प्रकार फैलता है? तो हैजा रोग विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। यह बहुत तीव्र संक्रामक बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। गर्मी के मौसम में यह रोग अधिक फैलता है। समय समय पर इसका जो प्रसार है महामारी के रूप में हो जाता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों को समान रूप से प्रभावित करता है। ये हैजा रोग के लक्षण है। मलेरिया रोग कैसे फैलता है? तो मलेरिया रोग है वो मादा एनाफिलीज मच्छरों से फैलता है। इसके जो लक्षण हैं तो शारीरिक कमजोरी आ जाती है, हाथ पांव में दर्द रहने लगता है, सिर दर्द होने लगता है। फिर दूसरा है अत्यधिक ठंड लगकर बुखार चढ़ता है। ठंड की अवस्था में रोगी को बहुत ज़्यादा कपकपी आती है और ये अवस्था आधा घंटे से 2 घंटे तक रह सकती है। रोगी के शरीर का टेम्परेचर 103 फ़ारेनहाइट से 105 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। छठवां है कि इसका जी मिचलाने लगता है, उल्टियां होने की शिकायत आने लगती है। इस प्रकार के ज्वर की शिकायत प्रतिदिन या दूसरे दिन या हर तीसरे दिन के बाद होती रहती है। मतलब अतरया परया ये सब मलेरिया के ही लक्षण। अब इसमें लिखा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो सबसे अच्छा तरीका है इनका रटने का, पेन लिख दो, PEN। पी का मतलब प्रोटॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, एन का मतलब न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन की खोज थी वो गोल्डस्टीन ने की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। जीवाणुओं से होने वाले 2 रोगों के नाम, तो हैजा भी जीवाणु से फैलता है, टीबी भी जीवाणु से फैलती है। परमाणु से क्या अभिप्राय है? तो किसी तत्व का वह छोटा से छोटा अंश जिसे ना तो काटा जा सकता है ना जिसे बांटा जा सकता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। तो किसी तत्व का छोटे से छोटा अंश जिसे ना काटा जा सकता है ना जिसे बांटा जा सकता है वह परमाणु कहलाता है। इसकी संरचना ऐसे नाभिक से मिलकर ये बना होता है। ये बीच का जो पॉजिटिव भाग है ये नाभिक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इसे हम परमाणु कहते हैं। तो नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों से मिलकर इसकी संरचना होती है। नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। नाभिक में जो नाभिक होता है इसमें N+P न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों होते हैं। इसका आवेश शून्य होता है। इस पर चार्ज कितना होता है? शून्य होता है, क्योंकि जितने भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही यहाँ नेगेटिव चार्ज चारों तरफ होगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन। परमाणु संरचना के बोर या रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था। प्रोटॉन के रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन के चैडविक। तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल से प्रोटॉन की खोज की थी, लेकिन वैसे गोल्डस्टीन इसके मैन है। गोल्डस्टीन ने भी इनकी खोज की थी। परमाणु संख्या की मोसले ने की थी। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। अब देख लेते हैं हम तत्व और उसका वर्गीकरण। तो वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। इसमें जैसे कार्बन है तो कार्बन कार्बन से ही मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। जब एक ही प्रकार के परमाणुओं से, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं। या 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने हो तो यौगिक कहलाते हैं। फिर तो तत्वों को प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रतीक चिन्ह यही तो है, सी जैसे कार्बन का और सोडियम का Na, ऑक्सीजन का O, इस तरीके से यही इनके प्रतीक चिन्ह कहलाते हैं। अब तक जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 119 तत्व खोजे जा चुके हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुणों में भिन्नता होती है, लेकिन किसी तत्व के सभी परमाणुओं के गुणों में समानता होती है। अब जैसे कार्बन है तो ये दोनों समान होंगे। तो समान तत्वों में समानता होती है और भिन्न भिन्न तत्वों में भिन्नता होती है। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये समान तत्व कहलाते हैं। अब हम देखते हैं यौगिक क्या है। तो यौगिक वे हैं जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिल जाते हैं। जैसे C और H मिलकर क्या बनाते हैं? CH4। तो ये यौगिक हो जाएगा। 2 H और 1 ऑक्सीजन मिलाकर जल बना लेगा तो ये भी यौगिक हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। इतनी बात याद रखना है कि इनकी अनुपात निश्चित होता है, वो यौगिक होते हैं।
और यदि तत्व निश्चित नहीं होते हैं तो वो मिश्रण कहलाते हैं। फिर जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, जैसे H2O है तो H2 मिलेंगे और वो एक मिलेंगे, निश्चित ही है कि H2O का सूत्र H2O ही रहेगा। तो निश्चित अनुपात में मिलकर के जो संयोग करते हैं और नया पदार्थ बनाते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक के अवयवी तत्वों और यौगिकों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यौगिक के जो अवयवी तत्व होते हैं तो अवयवी तत्व क्या कहलाते हैं, जैसे H2O जिसे हम जल कहते हैं। लेकिन इसमें जो ये तत्व मिले हैं, 2 हाइड्रोजन मिले हैं और 1 O मिला है, तो ऑक्सीजन का अलग गुण होगा और हाइड्रोजन के अलग गुण होंगे। तो वही कहा गया है कि यौगिक के गुण, जो यौगिक में अभी भी तत्व पाए जाते हैं, उनके जो गुण होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। यौगिक के सूत्र में उसके उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या ज्ञात हो जाती है, जैसे जल, नमक, ग्लूकोज, कैल्शियम कार्बोनेट आदि, ये सभी क्या हैं, यौगिक कहलाते हैं। अब मिश्रण कैसे कहते हैं, तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थ एक अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं। जैसे वायु क्या है, एक मिश्रण है, पीतल एक मिश्रण है, सिरका मिश्रण है, शरबत मिश्रण है, सोडा वाटर एक मिश्रण है। तो रासायनिक समीकरण क्या है, अब जाने रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्र द्वारा लिखा जाता है, इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे C हो गया और ये H हो गया, तो ये तीर बना, A मिला CH4, यानी कि मेथेन बना। ये क्या बना, मेथेन बना। तो ये एक कार्बन है, ये क्या है, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये अभिकारक है, ये क्या है, अभिकारक। और ये क्रियाफल, ये क्या है, क्रियाफल। ऐसे क्रियाकारक भी बोलते हैं, इसे क्रियाकारक भी बोलते हैं, क्रियाफल बोलते हैं, क्रिया का फल। तो ये क्रियाफल कहलाते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान होना चाहिए, कौन कौन से अभिक्रिया में पदार्थों को भाग लेते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या उत्पाद बनते हैं, इनका ज्ञान होना चाहिए। अभिकारक तथा उत्पादों को संकेत या सूत्र का ज्ञान होना चाहिए हमें, जैसे ये आना चाहिए कि कार्बन का सूत्र है, हाइड्रोजन का सूत्र है, में ये आना चाहिए। और जो एक क्रिया करके बनाते हैं तो कौन से ताप पर बनते हैं, कौन सा उत्प्रेरक होता है, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए।